Hello बच्चों, welcome back to the online platform of MGCI Infighter 2.0 series, the series for the perfect score in biology. बच्चों, इस सीरीज में हम लोग देख रहे थे the chapter न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. आइए आज उसे हम कंटिन्यू करते हैं और देखेंगे जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स. लेट्स स्टार्ट. चलिए, यहां अब हम देखेंगे जनरेशन एंड कंडक्शन of nerve impulse. जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स. देखिए, न्यूरॉन इज अ एक्साइटेबल सेल. न्यूरॉन कैसी सेल होती है? दिस इज अ टाइप ऑफ अ एक्साइटेबल सेल. ठीक है. अब हमने एक बात पढ़ी थी जब हम मसल्स पढ़ रहे थे कि मसल्स जो हैं उनकी भी प्रॉपर्टी होती है एक्साइटेबिलिटी. तो मसल्स और न्यूरॉन बोथ शेयर अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक दैट इज एक्साइटेबिलिटी. ठीक है. तो न्यूरॉन्स भी कैसे नेचर के होते हैं? एक्साइटेबल नेचर के होते हैं, यानी कि ये एक्साइटेबल सेल्स हैं जो किसी सिग्नल के अंडरगो आकर या फिर किसी स्टिमुलस के इंपैक्ट में आकर एक्साइटमेंट शो करते हैं. ठीक है. तो वी नो दैट neurons are excitable cells. And why they are called as excitable cells? Because their surface remains polarized. इनका सरफेस कैसा है? पोलराइज्ड रहता है ड्यूरिंग द रेस्टिंग स्टेज. इनका सरफेस रेस्टिंग स्टेज के समय पर कैसा रहता है? पोलराइज्ड रहता है. तो सरफेस रेस्टिंग स्टेज के समय पर पोलराइज्ड है, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज द एक्साइटेबल सेल्स. आया इतना समझ में हमें? ठीक है. अब रेस्टिंग स्टेज क्या होती है, ये सारी चीजें हम देखते हैं. देखो, एक पॉइंट और है इसमें कि न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन होती है, द मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन, या न्यूरॉन के हम एक प्रोसेस की बात करें, एक्सॉन. मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन हैज वेरियस channels and pumps over it. जो एक्सॉन की मेम्ब्रेन है उसके ऊपर क्या है? चैनल्स प्रेजेंट है which are selectively permeable. और ये चैनल्स कैसे हैं? दीज आर selectively permeable for different types of ions. ठीक है. ये जो है these are selectively permeable for the different types of ions. मतलब जो एक्सॉन की मेम्ब्रेन है, उस एक्सॉन की मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ चैनल्स लगे हुए हैं, पंप्स लगे हुए हैं, और वो चैनल्स और पंप्स जो हैं दे आर सिलेक्टिवली परमिएबल फॉर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयन. अलग अलग आयन के लिए वो सिलेक्टिव परमिएबिलिटी शो करते हैं. अब इसका मतलब क्या है कि वहां चैनल्स हैं, पंप्स हैं. अब चैनल्स कौन से हैं और पंप्स कौन से हैं वो देखते हैं. देखिए, चैनल्स एंड पंप्स. देखिए बच्चों, सबसे पहले अपन किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पर चैनल्स की बात कर रहे हैं. ठीक है. अब चैनल्स ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं which are responsible for transportation towards the concentration gradient. ये ट्रांसपोर्टेशन को टुवर्ड्स दी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट करवाते हैं. टुवर्ड्स दी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन. टुवर्ड्स दी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यानी हाई कंसंट्रेशन टू दी लो कंसंट्रेशन, और विदाउट दी एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी. विदाउट दी एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी. यहां एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है.
अच्छा, एग्जाम्पल भी देख लें हम इसका, चैनल्स का। ठीक है, चैनल्स के कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल वोल्टेज गेटेड चैनल, वोल्टेज गेटेड चैनल्स। वोल्टेज गेटेड चैनल्स कौन से होते हैं? वोल्टेज गेटेड चैनल वो होते हैं जो परफेक्ट वोल्टेज मिलने पर खुल जाएंगे और परफेक्ट वोल्टेज मिलने पर बंद हो जाएंगे। उन चैनल्स को बोला जाता है दे आर वोल्टेज गेटेड चैनल्स, वीजीसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें? वीजीसी, वोल्टेज गेटेड चैनल। परफेक्ट वोल्टेज मिला तो चैनल्स विल बी ओपन। ठीक, अब वोल्टेज गेटेड चैनल कौन से होते हैं? सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल होते हैं और पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल। These are two types of voltage gated channel, sodium VGC and potassium VGC. Both works towards the concentration gradient. क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहां पर पंप्स की। पंप्स जो होते हैं, these are involved for the transportation against the concentration gradient. यहां पर ट्रांसपोर्टेशन कैसा होता है? अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट। अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब है फ्रॉम लो कंसेंट्रेशन टू द हाई कंसेंट्रेशन, कम से ज्यादा की तरफ में। और कोई भी चीज अगर कम से ज्यादा की तरफ में जाएगी, दिस विल रिक्वायर्ड द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी विथ द expenditure of energy. So transportation against the concentration gradient from low to high with the expenditure of energy. This is for pumps. और pumps कौन से होंगे? Example सोडियम पोटेशियम पंप। ये सोडियम पोटेशियम पंप भी कैसे होते हैं? वीजीसी। वोल्टेज अगर मिलेगा तो ये सोडियम पोटेशियम पंप ओपन हो जाएंगे, अदरवाइज दे विल बी क्लोज्ड। देखो बच्चों, अब यहाँ कोई दरवाजा नहीं है कि पंप खुल गया और पंप बंद हो गया, चैनल खुल गए और चैनल बंद हो गए। यहां पर होता है कि परफेक्ट वोल्टेज मिलने पर उस चैनल के अक्रॉस में ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गया और परफेक्ट वोल्टेज के कम हो जाने पर ट्रांसपोर्टेशन जो है वो कम हो गया। डोर थोड़ी है जो हम उसको शट ऑफ कर सकते हैं या फिर ऑन कर सकते हैं, है ना? डोर नहीं है, वो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन पर लोकेटेड होंगे ये। तो अगर मेम्ब्रेन पर लोकेटेड है तो बंद या खोल नहीं सकते उसे, ट्रांसपोर्टेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। परफेक्ट वोल्टेज मिलने पर ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाएगा, या फिर परफेक्ट वोल्टेज अगर नहीं होगा तो ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस द मेम्ब्रेन जो है वो कम हो जाएगा। क्लियर है इतना, है ना? चलिए, तो ये हमने देख लिया कि न्यूरॉन में जो एक्सॉन होता है, एक्सॉन के सरफेस पर कुछ चैनल्स और पंप्स लगे हुए होते हैं, एंड दीज चैनल्स एंड पंप्स आर डिफरेंशियली परमिएबल या सिलेक्टिवली परमिएबल फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयंस। क्लियर हुआ बच्चों इतना? ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स कैसे होता है। देखो बच्चों, जनरेशन समझने के लिए हम सबसे पहले कुछ स्टेजेस समझते हैं। जैसे अभी हमने बात करी थी अबाउट दी रेस्टिंग स्टेज। ठीक है, मेम्ब्रेन कौन सी स्टेज पर है? मेम्ब्रेन है रेस्टिंग स्टेज पर। अब रेस्टिंग स्टेज यानी कि क्या होता है वो देखते हैं। रेस्टिंग स्टेज मतलब हमने बोला कि जब न्यूरॉन किसी भी प्रकार का कोई भी इंपल्स कंडक्ट नहीं कर रहा है, व्हेन न्यूरॉन इज not conducting any type of impulse, then this stage is said to be resting stage, and the surface of neuron remains polarized. न्यूरॉन का सरफेस कैसा है इस समय पर? पोलराइज्ड है। क्लियर है? अब पोलराइज्ड मतलब क्या होता है? देखिए, जब न्यूरॉन रेस्टिंग स्टेज पर होता है, कंडीशन हम लिख लेते हैं यहां पर, एट रेस्टिंग स्टेज,
एट रेस्टिंग स्टेज। परमिएबिलिटी कैसी होती है? पोटेशियम आयन के लिए जो मेम्ब्रेन है वो ज्यादा परमिएबल होती है रेस्टिंग स्टेज पर। द मेम्ब्रेन इज मोर परमिएबल फॉर द पोटेशियम आयन। सोडियम आयन के लिए नियरली इम्परमिएबल होती है। मेम्ब्रेन इज नियरली इम्परमिएबल फॉर द सोडियम आयन। मतलब पोटेशियम के लिए आने जाने में कोई रोक टोक नहीं है, सोडियम के लिए है। सोडियम के लिए मेम्ब्रेन कैसी है? नियरली इम्परमिएबल। और नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स, नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स के लिए मेम्ब्रेन कैसी है? इम्परमिएबल है। कैसी है मेम्ब्रेन फॉर नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन? द मेम्ब्रेन इज इम्परमिएबल, कंप्लीटली इम्परमिएबल। क्लियर हुआ इतना? जब ऐसी सिचुएशन रहती है तब आयनिक ग्रेडियंट किस तरीके का होता है? तो जब ऐसी सिचुएशन है कि मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी भी हमने देख ली है, तब आयनिक ग्रेडियंट अगर हम देखें तो ये हमने बना लिया एक्सॉन, और यहां हमने कह दिया दिस इज द एक्सोप्लाज्म, है ना। ये हो गया सेल के बाहर वाला पोर्शन और ये हो गया सेल के अंदर वाला पोर्शन, आईसीएफ, ईसीएफ एंड आईसीएफ। तो जब इस तरीके की परमिएबिलिटी है तब एक्सोप्लाज्म के अंदर यानी कि आईसीएफ में पोटेशियम ज्यादा है। ठीक है, इसको देखो अपन ऐसे डिनोट कर देते हैं। यहां पर मैंने बोल दिया पोटेशियम इज मोर, अंदर की तरफ में क्या ज्यादा है? पोटेशियम ज्यादा है। अंदर की तरफ में नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स जो हैं वो भी काफी ज्यादा है, और सोडियम आयन अंदर थोड़े ही हैं। ठीक है, तो एरोज जो मैंने लगाए हैं वो क्या शो कर रहे हैं? सबसे ज्यादा क्वांटिटी में क्या है? नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन। फिर क्या है? पोटेशियम। और सबसे कम क्या है? सोडियम है। और ईसीएफ में क्या सिनेरियो है? ईसीएफ में ये सिनेरियो है कि सोडियम जो है वो बहुत ज्यादा है, पोटेशियम जो है वो सोडियम की तुलना में कम है। ये सिनेरियो है। तो बाहर क्या ज्यादा है? सोडियम। ठीक है, और पोटेशियम अंदर ज्यादा है बाहर के कंपैरिजन में। नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन अंदर काफी ज्यादा है, और ये नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स जो है वो बाहर होंगे क्या? यस, होंगे, पर थोड़े होंगे। क्लियर है? अब इस तरीके का जो आयनिक ग्रेडियंट क्रिएट हुआ है, इस आयनिक ग्रेडियंट की वजह से जो बाहर वाला सरफेस होता है ये हमें दिखाई देता है पॉजिटिव, और जो अंदर वाला सरफेस होता है न्यूरॉन का वो हमें दिखाई देता है नेगेटिव। ठीक है, बाहर वाला सरफेस पॉजिटिव और अंदर वाला सरफेस नेगेटिव। दिस आयनिक ग्रेडियंट, दिस इज कॉल्ड एज द आयनिक ग्रेडियंट। इसको अपन ने क्या बोला? दिस इज कॉल्ड आयनिक ग्रेडियंट अक्रॉस द एक्सोनल मेम्ब्रेन। आयनिक ग्रेडियंट अक्रॉस द एक्सोनल मेम्ब्रेन। और ये आयनिक ग्रेडियंट कौन मेंटेन करके रख रहा है? दिस आयनिक ग्रेडियंट is maintained by सोडियम पोटेशियम पम्प। ये आयनिक ग्रेडियंट कौन मेंटेन करके रख रहा है? सोडियम पोटेशियम पंप। ये सोडियम पोटेशियम पंप ऑपरेट करता है, विच ऑपरेट्स, ये ऑपरेट करता है एट -70 MV, -70 मिली वोल्ट के पोटेंशियल पर। किस पर ऑपरेट करता है ये? -70 मिली वोल्ट के पोटेंशियल पर। मतलब रेस्टिंग स्टेज पर इस मेम्ब्रेन पर एक पोटेंशियल होगा जिसको हम कहेंगे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। क्या कहा जाएगा इसको? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, RMP। और RMP की वैल्यू कितनी है? -70 MV। कितनी वैल्यू है? -70 MV। तो जो सोडियम पोटेशियम पंप है वो ऑपरेट करेगा एट दी पोटेंशियल ऑफ -70 MV
और -70 MV पर जब ये ऑपरेट करेगा तब यहां पर क्या होगा, 3 सोडियम जो है वो बाहर चले जाएंगे और 2 पोटेशियम जो है वो अंदर की तरफ में आएंगे। तो यहां क्या हो रहा है बच्चों, यहां पर 3 सोडियम अंदर से बाहर जा रहे हैं, 2 पोटेशियम बाहर से अंदर आ रहे हैं। तो 3 सोडियम के बाहर जाना, 2 पोटेशियम का अंदर आना। 3 सोडियम के बाहर जाने की वजह से बाहर ज्यादा कौन सा आयन हो गया है, सोडियम, और 2 पोटेशियम के अंदर आने की वजह से अंदर ज्यादा कौन सा आयन हो गया है, पोटेशियम। और अंदर नेगेटिव चार्ज क्यों है, बिकॉज ऑफ द नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स। नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन और पोटेशियम आयन जो है वो दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज क्योंकि अंदर की तरफ में थोड़ा ज्यादा हो गया, तो इसलिए अंदर दिखाई कौन सा देने लगा है, अंदर दिखाई देने लगा है नेगेटिव चार्ज, और बाहर कौन सा चार्ज दिखाई देगा, पॉजिटिव चार्ज दिखाई देगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं नर्व इंपल्स जनरेशन और कंडक्शन में सेकेंड स्टेज, दैट इज depolarization. Second stage, which is depolarization. और इसी depolarization को क्या कहा गया है, जनरेशन ऑफ नर्व इंपल्स। क्या कहा गया इसे, जनरेशन ऑफ नर्व इंपल्स। देखिए हमने अभी क्या देखा कि हमारे पास में एक एक्सॉन का सरफेस है। ये एक्सॉन का सरफेस जो है इसमें बाहर प्रीडोमिनेंटली पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। कौन सा चार्ज प्रेजेंट है बाहर, प्रीडोमिनेंटली पॉजिटिव। और अंदर की तरफ में बच्चों चार्ज कौन सा है, अंदर की तरफ में चार्ज है नेगेटिव। बाहर वाला जो पॉजिटिव चार्ज है, दिस इज बिकॉज ऑफ अबंडेंट ऑफ सोडियम आयन, और अंदर वाला जो नेगेटिव चार्ज है दैट इज बिकॉज ऑफ द नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स, है ना। यही हमने देखा है। और इसी स्टेज को हमने क्या कहा है, दिस स्टेज इज कॉल्ड एज द रेस्टिंग स्टेट। और रेस्टिंग स्टेट में जो न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन कैसा है, अभी पोलराइज्ड है। कैसा न्यूरॉन है, पोलराइज्ड, ठीक। अब इस न्यूरॉन पर एट एनी टाइम यहां कोई एक स्टिमुलस अगर अराइव होता है, तो हमने कहा इस प्लेस पर क्या अराइव हुआ है, यहां स्टिमुलस अराइव हुआ है। तो जैसे ही अगर स्टिमुलस अराइव होगा, तो स्टिमुलस के अराइव होने पर कुछ चेंजेस हमें न्यूरॉन के सरफेस पर ऑब्जर्व होंगे। स्टिमुलस अराइव होगा, स्टिमुलस अराइव होने पर कुछ चेंजेस ऑब्जर्व होंगे। क्या चेंजेस होंगे वो, देयर विल बी फर्स्ट चेंज इन मेम्ब्रेन पोलैरिटी। क्या होगा यहां पर, चेंज इन मेम्ब्रेन पोलैरिटी, विच लीड्स टू दी चेंज इन मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी। पहले मेम्ब्रेन की पोलैरिटी में चेंज आएगा और फिर उसके बाद में मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी में चेंज आएगा। जब मेम्ब्रेन की पोलैरिटी और परमिएबिलिटी में चेंज आ जाएगा, तब हम बोलेंगे यहां पर डीपोलराइजेशन हो चुका है। क्या हो चुका है यहां पर, डीपोलराइजेशन। एंड डीपोलराइजेशन विल लीड टू द जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। डीपोलराइजेशन की वजह से क्या होगा, देयर विल बी जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। क्लियर। और यही जो एक्शन पोटेंशियल यहां पर आएगा, इसी को अपन बोलेंगे जनरेशन ऑफ द नर्व इंपल्स। क्या बोला जाएगा इसे, देयर विल बी जनरेशन ऑफ द नर्व इंपल्स। देखिए बच्चों क्या हो रहा है यहां पर, हमने कहा कि हमारा जो न्यूरॉन का सरफेस था वो पोलराइज्ड था, ठीक। किसी भी समय पर इस सरफेस के ऊपर स्टिमुलस अराइव हुआ। अब स्टिमुलस के अराइव होने पर इसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं। चेंजेस मतलब मेम्ब्रेन की पोलैरिटी चेंज हो रही है, और पोलैरिटी के चेंज होने की वजह से परमिएबिलिटी जो है वो भी चेंज हो रही है। क्लियर। अब ये कैसे होगा, किस तरीके से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा यहां पर, तो यहां पर एक और इवेंट होने वाला है,
जैसे ही यहां स्टिमुलस अराइव होगा, स्टिमुलस के अराइव होने पर यहां पर जनरेट होगा एक थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। क्या जनरेट होगा बच्चों? थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। थ्रेशोल्ड पोटेंशियल का मतलब है वो मिनिमम पोटेंशियल। क्या मतलब है? वो मिनिमम पोटेंशियल जो यहां पर पोलैरिटी को चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अभी मेम्ब्रेन जब रेस्टिंग पोटेंशियल पर थी, तब यहां पर कितना पोटेंशियल था? -70 MV। थ्रेशोल्ड पोटेंशियल कितना होगा? -60 MV। जैसे ही -60 MV का पोटेंशियल आएगा, वैसे ही यहां पर मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी चेंज हो जाएगी। परमिएबिलिटी चेंज होगी तो पोलैरिटी भी चेंज हो जाएगी। देखिए जरा, अब यहां पर थ्रेशोल्ड पोटेंशियल आ गया है। थ्रेशोल्ड पोटेंशियल आया -60 MV। जैसे ही -60 MV का पोटेंशियल आया, मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी चेंज हुई। ठीक है, -60 का पोटेंशियल आने पर देयर विल बी द ओपनिंग ऑफ सोडियम VGC। सोडियम के जो वोल्टेज गेटेड चैनल है, इन वोल्टेज गेटेड चैनल की ओपनिंग हो जाएगी। जैसे ही सोडियम के वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन होंगे, तो अंदर की तरफ में पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा। मतलब ओपनिंग ऑफ सोडियम VGC लीड्स टू द इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन। क्या हो रहा है इसकी वजह से? सोडियम आयन का इन्फ्लक्स होगा। और जब अगर सोडियम आयन का इन्फ्लक्स होगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज अंदर आ गया। पॉजिटिव चार्ज अगर अंदर आएगा तो बाहर कौन सा दिखने लग जाएगा? नेगेटिव चार्ज बाहर दिखने लग जाएगा। मतलब ये वाला सरफेस जो पहले पोलराइज्ड था, अब ये सरफेस कैसा हो गया है? डीपोलराइज्ड हो गया है। डीपोलराइजेशन हो गया मतलब यहां पर क्या जनरेट हो गया है? एक्शन पोटेंशियल का जनरेशन हो गया है। दिस विल लीड टू द जनरेशन ऑफ द नर्व इंपल्स। मतलब यहां इस सरफेस पर नर्व इंपल्स का जनरेशन हो गया। क्लियर है? और आगे क्या होगा? देयर विल बी मोर ओपनिंग ऑफ द सोडियम VGC। सोडियम VGC और ओपन हो जाएंगे, और ज्यादा इन्फ्लक्स होगा। और ज्यादा अगर इन्फ्लक्स होगा तो पोटेंशियल जो है वो और बढ़ जाएगा। ठीक है, पोटेंशियल बढ़कर कितना होगा? -60 से -50। -50 हुआ और सोडियम अंदर आए, -40 और अंदर आए, -30 और अंदर आए, -20, -10, 0, +10, +20, +30। ऐसे करते करते पोटेंशियल जो है वो बढ़ता जाएगा। मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी बढ़ती जाएगी। परमिएबिलिटी जैसे जैसे बढ़ेगी, पोलैरिटी भी बढ़ती जाएगी। और फाइनली यहां पर ये जो मेम्ब्रेन है, ये कैसी हो जाएगी? दिस मेम्ब्रेन विल बिकम डीपोलराइज्ड। ये मेम्ब्रेन कैसी हो जाएगी? डीपोलराइज्ड। और डीपोलराइज्ड मेम्ब्रेन पर क्या जनरेट होता है? एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। और एक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी? +30 MV। क्लियर है? तो यहां पर ये मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो गई है। डीपोलराइज मतलब एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया है। और इसी जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल को अपन क्या बोल रहे हैं? जनरेशन ऑफ नर्व इंपल्स। यहां पर जो नर्व इंपल्स है वो जनरेट हो चुके हैं। जनरेशन ऑफ नर्व इंपल्स, नर्व इंपल्स यहां पर जनरेट हो चुकी है। क्लियर है? आया इतना समझ में? तो मतलब नर्व इंपल्स तो हमारे सरफेस पर जनरेट हो गई। अब इस नर्व इंपल्स को आगे कैसे बढ़ाएंगे अपन? ठीक है, देखो बच्चों, यहां क्या हो रहा है? पहले मेम्ब्रेन रेस्टिंग स्टेज पर थी। रेस्टिंग स्टेज से फिर हम उसको किस स्टेज पर लेकर आए? हम उसको डीपोलराइजेशन हमने करवा दिया। ठीक है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करवा दिया, डीपोलराइजेशन करवा दिया। यहां पर मेम्ब्रेन जो है उस पर नर्व इंपल्स का जनरेशन हो चुका है। बट +30 MV का जो यहां एक्शन पोटेंशियल है, +30 MV पर दो काम होते हैं। +30 MV, इस पर दो काम हो रहे हैं। कौन से दो काम हो रहे हैं? यहां पर एक तो हो रहा है ओपनिंग ऑफ पोटेशियम VGC, और यहां क्या हो रहा है? क्लोजिंग ऑफ सोडियम VGC। सोडियम के VGC जो है वो क्लोज हो जाएंगे और पोटेशियम की VGC जो है वो ओपन हो जाएंगे। तो इसका रिजल्टेंट क्या निकलेगा? सोडियम की VGC क्लोज और पोटेशियम की VGC ओपन। देखें इसका रिजल्टेंट क्या आएगा। यहां पर हमने बोला कि ये मेम्ब्रेन थी हमारी डीपोलराइज्ड, अंदर प्रीडोमिनेंटली कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज।
बाहर नेगेटिव चार्ज, प्लस 30 MV का पोटेंशियल है। यहां पर क्या होगा, क्लोजिंग ऑफ सोडियम VGC, ओपनिंग ऑफ पोटेशियम VGC, ये हो रहा है यहां पर, ठीक है। जब क्लोजिंग होगी सोडियम VGC की, तब इसकी वजह से क्या होगा, सोडियम VGC अगर क्लोज हो जाएंगे तो सोडियम का ट्रांसपोर्टेशन बंद, पोटेशियम के VGC अगर खुलेंगे तो पोटेशियम मूव करेंगे फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। पोटेशियम कहां से कहां मूव करेंगे, फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, अंदर से बाहर की तरफ में। तो जब यहां पर पोटेशियम अंदर से बाहर की तरफ में मूव करेंगे, तब वापस क्या होगा, अंदर से बाहर अगर पोटेशियम मूव करेंगे तो बाहर फिर से हो जाएगा प्रीडोमिनेंटली पॉजिटिव चार्ज, और अंदर फिर से क्या दिखने लग जाएगा, अंदर वापस से नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन का नेगेटिव चार्ज दिखने लग जाएगा, ठीक है। देखिए थोड़ा ध्यान देना, पोटेशियम मूव करेंगे फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, मतलब अंदर से बाहर की तरफ में। तो जैसे जैसे पोटेशियम अंदर से बाहर जाएंगे पॉजिटिव चार्ज आया, फिर अंदर से बाहर आए पॉजिटिव चार्ज आया, मतलब यहां पर दोबारा से जो मेम्ब्रेन की पोलैरिटी है वो चेंज हो रही है, मेम्ब्रेन पोलैरिटी चेंजेस। अब जब मेम्ब्रेन पोलैरिटी यहां चेंज हो रही है, तब डीपोलराइजेशन से मेम्ब्रेन का वापस से क्या हो रहा है, रीपोलराइजेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, मेम्ब्रेन का रीपोलराइजेशन। देयरफॉर रीपोलराइजेशन इज ड्यू टू आउटफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन एंड डीपोलराइजेशन वाज ड्यू टू इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन। डीपोलराइजेशन क्यों हुआ था, सोडियम आयन के अंदर आने की वजह से। रीपोलराइजेशन क्यों हुआ है, पोटेशियम आयन के बाहर जाने की वजह से हुआ है। क्लियर है। तो अब पोटेशियम जैसे जैसे बाहर जाएंगे मेम्ब्रेन की पोलैरिटी चेंज होगी, रीपोलराइजेशन होगा, और पोटेशियम आयंस का आउटफ्लक्स जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रीपोलराइजेशन। आ गया बच्चों इतना समझ में, ठीक है। अब रीपोलराइजेशन जैसे जैसे होगा वैसे वैसे पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, पोटेशियम कम होता जाएगा। पोटेशियम बाहर गए, पोटेंशियल जो है वो +30 से गिरकर कितना हुआ, +20, और बाहर गए +10, और बाहर गए 0, और बाहर गए, फिर उसके बाद में पोटेंशियल और ज्यादा कम होता जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, -90, -80 एंड -70। कितना होगा यहाँ पर, -70। तो -70 का जब यहाँ पर पोटेंशियल आ जाएगा, दिस लीड्स टू अगेन इनिशिएशन ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप। यहां पर -70 MV का जब वोल्टेज आ जाएगा, तब सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो दोबारा खुल जाएंगे, और जब यहां सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो फिर से अगर एक्टिवेट होंगे, तो सोडियम पोटेशियम पंप के एक्टिवेट होने की वजह से 3 सोडियम कहां जाएंगे, आउटवर्ड, और 2 पोटेशियम जो अभी रिपोलराइजेशन के समय पर बाहर गए थे वो वापस कहां आ जाएंगे, इनवर्ड आ जाएंगे। मेम्ब्रेन वापस कैसी हो जाएगी, बाहर से प्रीडोमिनेंटली पॉजिटिव रहेगी, अंदर से प्रीडोमिनेंटली नेगेटिव रहेगी। अब यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज आया है दिस इज बिकॉज ऑफ द सोडियम, और यहाँ जो नेगेटिवली चार्ज आया है दैट इज बिकॉज ऑफ द नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स। तो मेम्ब्रेन जो है वो दोबारा से वैसी ही हो गई है जैसी कि पहले थी, यानी कि पोलराइज्ड फॉर्म में वापस से मेम्ब्रेन आ चुकी है। और पोलराइज्ड फॉर्म में जब मेम्ब्रेन आएगी तब इस पर कितना पोटेंशियल होगा, -70 MV का पोटेंशियल होगा। कितना पोटेंशियल होगा बच्चों, -70 MV। क्लियर। एक बार और रिवाइज करवाती हूं मैं आपको। रेस्टिंग स्टेज पर जब मेम्ब्रेन थी, जब वो किसी प्रकार का कोई नर्व इंपल्स कंडक्ट नहीं कर रही थी, तब मेम्ब्रेन वाज नियरली इम्परमिएबल फॉर सोडियम आयन, completely impermeable for negatively charged protein and permeable for potassium, ठीक है, more permeable for the potassium। तो ये स्थिति हमने देखी थी, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने देखा था कि
सोडियम के लिए तो मेम्ब्रेन नियरली इम्परमिएबल है, पोटेशियम का आना जाना हो रहा है, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स वहीं के वहीं है। तो अब ये चार्ज ग्रेडियंट जो है, आयनिक ग्रेडियंट क्रिएट हो रहा है मेम्ब्रेन के अलोंग। दिस आयनिक ग्रेडियंट इज क्रिएटेड बाय सोडियम पोटेशियम पंप, जो क्या कर रहे हैं, 3 सोडियम को बाहर भेज रहे हैं, 2 पोटेशियम को अंदर भेज रहे हैं, जिसकी वजह से बाहर प्रीडोमिनेंट पॉजिटिव हो गया, अंदर प्रीडोमिनेंट नेगेटिव हो गया। तो दोनों चार्जेस जो है वो एक दूसरे के सरफेस पर सेपरेटेड है, और इन दोनों चार्जेस के सेपरेटेड होने की वजह से मेम्ब्रेन कैसी थी, पोलराइज्ड थी, रेस्टिंग स्टेज पर। फिर डीपोलराइजेशन कब होगा, जब स्टिमुलस आएगा मेम्ब्रेन के सरफेस पर। स्टिमुलस आया, स्टिमुलस के आने पर थ्रेशोल्ड स्टिमुलस जनरेट हुआ, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल जनरेट हुआ -60 MV का। थ्रेशोल्ड पोटेंशियल -60 MV का जब यहां पर आया, तब देयर विल बी चेंज इन मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी which leads to the change in membrane polarity. परमिएबिलिटी चेंज होगी, इनफ्लक्स होगा सोडियम आयन का, पोलैरिटी चेंज होगी, मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो जाएगी, और डीपोलराइज जब होगी तब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा +30 MV का। +30 MV का एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, मतलब नर्व इंपल्स हैज बीन जनरेटेड। क्लियर है? ठीक, नर्व इंपल्स किसी एक सरफेस पर जनरेट हो गई है। अब इस नर्व इंपल्स को अपने को क्या करना है, आगे बढ़ाना है। कैसे कंडक्ट करेंगे वो देखते हैं अब हम। देखिए, यस, नर्व इंपल्स का कंडक्शन देखते हैं। ये हमने बना लिया हमारा एक्सॉन। ठीक, एक्सॉन के अंदर जो फ्लूइड होगा उसे क्या कहा जाएगा, एक्सोप्लाज्म कहा जाएगा। इसे हम 2 साइड्स में डिवाइड कर लेते हैं। दिस विल बी दी साइट ए एंड दिस विल बी दी साइट बी। साइट ए और साइट बी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। साइट ए जो है, यहां हम देखें अभी कि साइट ए को मान लिया हमने, साइट ए हैज बिन डीपोलराइज्ड, कंसिडर कर लेते हैं ऐसा। साइट ए जो है वो कैसी है, डीपोलराइज्ड हमें दिखाई दे रही है। साइट बी, दिस इज पोलराइज्ड। ठीक है, साइट ए जो है, इसमें हमने क्या बोल दिया, साइट ए इज डीपोलराइज्ड, और साइट बी जो है ये कैसी है, पोलराइज्ड है। यहां पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड, मतलब यहां पर नर्व इंपल्स जो है वो जनरेट हो चुकी है। ठीक है, नर्व इंपल्स जनरेटेड है, बस उस नर्व इंपल्स को अपने को कंडक्ट करना है आगे की तरफ में। तो जो यहां पर नर्व इंपल्स है उसको अगर हमें कंडक्ट करना है, तो यहां पर जैसे फिजिक्स में हम कहते हैं कि चार्ज मूव होते हैं, सर्किट कंप्लीट होता है। सर्किट कंप्लीट हुए बिना जो करंट है वो आगे की तरफ में फ्लो नहीं होता, उसी तरीके से यहां पर भी सर्किट कंप्लीट होगा। यहां पर अंदर की तरफ में मूवमेंट होगा चार्जेस का फ्रॉम साइट ए टू साइट बी, और बाहर की तरफ में मूवमेंट होगा यहां पर फ्रॉम साइट बी टू साइट ए। कैसा मूवमेंट होगा, फ्रॉम साइट ए टू साइट बी मूवमेंट होगा अंदर की तरफ में, और साइट बी टू साइट ए मूवमेंट होगा बाहर की तरफ में। क्लियर? तो जब यहां पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ था, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने पर इस जगह पर हो गया डीपोलराइजेशन, एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड है, नर्व इंपल्स जो है वो भी जनरेटेड है। इस नर्व इंपल्स को आगे बढ़ाना है। ठीक है, नर्व इंपल्स अब आगे कैसे कंडक्ट होगी, आगे कैसे बढ़ेगी यहां पर, तो जो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज अंदर से मूव होगा फ्रॉम साइट ए टू साइट बी। तो जब ये पॉजिटिव चार्ज साइट ए से साइट बी पर मूव होगा, तब साइट बी पर कौन सा चार्ज आ जाएगा बच्चों, यहां लगाकर देखते हैं अपन, साइट बी पर चार्ज कौन सा आ जाएगा, ये मूव करेगा तो साइट बी पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में साइट बी से साइट ए पर कौन सा चार्ज चला जाएगा, पॉजिटिव चला जाएगा। तो यहां कौन सा चार्ज आ जाएगा बच्चों, यहां पर आ जाएगा पॉजिटिव, और अल्टीमेटली यहां दिखने कौन सा लग जाएगा, अंदर की तरफ में जो चार्ज है यहां पर दिखने लग जाएगा नेगेटिव, बाहर की तरफ में जो चार्ज होगा यहां पर दिखने लग जाएगा नेगेटिव। तो ये वाली जो साइट है, इस साइट का हो जाएगा डीपोलराइजेशन,
और जो ये वाली साइट है इस साइट का हो जाएगा यहां पर रीपोलराइजेशन। तो जब रीपोलराइजेशन होगा -70 MV का जो पोटेंशियल वापस से आ जाएगा, तब यहां पर जो सोडियम पोटेशियम पंप है वो फिर से एक्टिवेट होगा। फिर से एक्टिवेट होने के बाद में वो सोडियम का मूवमेंट करवाएगा फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड और पोटेशियम का मूवमेंट करवाएगा फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। क्लियर है? दिस इज हाउ द नर्व इंपल्स इज जनरेटेड एंड द नर्व इंपल्स इज कंडक्टेड। क्लियर हुआ बच्चों इतना? ठीक है। तो नर्व इंपल्स का जनरेशन तो ठीक है, जनरेशन हमने समझा है फ्रॉम पोलराइजेशन टू डीपोलराइजेशन एंड फ्रॉम डीपोलराइजेशन टू रीपोलराइजेशन, ये जनरेशन हुआ। जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया मतलब नर्व इंपल्स जो है वो जनरेट हो चुकी है। उस जनरेटेड नर्व इंपल्स को आगे बढ़ाना है, तो आगे बढ़ाने के लिए जो चार्जेस है उनका मूवमेंट होगा। तो चार्जेस अंदर से बाहर की तरफ में मूव करेंगे। चार्जेस जो है वो साइड ए टू साइड बी जब मूव करते हैं तब इंटरनली मूव करेंगे, और साइड बी टू साइड ए जब मूवमेंट होगा तब बाहर की तरफ में मूव करेंगे। मतलब साइड ए टू साइड बी जब जाएगा तब अंदर से पॉजिटिव चार्ज बी साइड पर जाएगा, और जब साइड बी टू साइड ए जाएगा जब बाहर से पॉजिटिव चार्ज जो है वो ए की तरफ में जाएगा। क्लियर? तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच साइड ए विल बी रिपोलराइज्ड एंड साइड बी विल बी डीपोलराइज्ड। और इसी तरीके से यही प्रोसेस जब आगे चलती जाएगी तो साइड बी से इंपल्स जो है वो साइड सी पर पहुंचेगा, सी से डी पर पहुंचेगा। क्लियर है? तो मतलब यहां पर जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है या जिसे अपन कहें कंडक्शन हो रहा है नर्व इंपल्स का, तो कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स इज ड्यू टू दी मूवमेंट ऑफ चार्जेस, है ना? मूवमेंट ऑफ चार्जेस की वजह से यहां पर नर्व इंपल्स का कंडक्शन हो रहा है। क्लियर हुआ बच्चों? तो आज हमने यहां पर कंप्लीट किया है अबाउट द जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। कल हम देखेंगे यहां पर अबाउट द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स और फिर उसके बाद हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ ब्रेन। टिल देन गुड लक।